नमस्कार, मैं अरविंद। स्वागत है आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी हिस्ट्री की प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं, जिसका आज दूसरा वीडियो है। तो आइए आज की कक्षा का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? तो ताम्रपाषाण काल में जो वृत्ताकार गर्तगृह थे, उन्हें हम किस स्थल से प्राप्त करते हैं? नवदा टोली से, आहाड़ से, हड़प्पा से या इनाम गांव से? तो हम सभी जानते हैं कि जो वृत्ताकार गर्तगृह हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? इनाम गांव से। इनाम गांव से कहाँ? ताम्रपाषाण काल में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। इनाम गांव कहाँ है? तो इनाम गांव महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के कहाँ पर? तो पुणे जिले में। पुणे जिले में भीमा नदी की जो सहायक नदी घोड़ नदी है, उसके तट पर है आपका ताम्रपाषाणिक स्थल। इनाम गांव का बृहद पैमाने पर उत्खनन किसने किया है? तो एच.डी. संकालिया और M.K. धवलीकर एवं J.D. अंसारी, इनके नेतृत्व में किया गया था। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? तो आयताकार वृत्ताकार गर्तगृहों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और यहीं से बात करें तो कुम्हार, लोहार, मन का निर्माण, चूना बनाने वाले, हाथी दांत शिल्पी आदि के आवासी साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से? तो इनाम गांव से। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? किसे सबसे पहले नवपाषाणिक स्थल सूचित किया गया था? किसे? कोल्डी हवा को, गुफकराल को, चिरांद को या लिंगसुगुर को? तो सबसे पहले नवपाषाणिक स्थल जिसे हम लोग सूचित करते हैं वो कौन है? लिंगसुगुर है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, लिंगसुगुर। लिंगसुगुर की बात करें तो यह कहाँ पर है? कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगसुगुर नवपाषाणिक स्थल है ना। लिंगसुगुर कहाँ पर है? कर्नाटक के रायचूर जिले में। भारतीय प्रागैतिहास को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। प्राइमरोज को भारतीय प्रागैतिहास को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है? लंघनाज है, नागार्जुनकोंडा है, बीरभानपुर है या भीमबेटका है? तो हम सभी जानते हैं कि शैल चित्रकारी के जो प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल है वो कौन है? भीमबेटका है। भीमबेटका क्या है? प्रागैतिहासिक स्थल है जो कि भोपाल के समीप स्थित है। इस पुरापाषाण कालीन स्थल से अनेक चित्रित गुफाएं, शैलाश्रय तथा अनेक प्रागैतिहासिक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका नर्मदा नदी घाटी में स्थित है और चित्रकला के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहां से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए थे? तो नवपाषाण का वह कौन सा स्थल है जहां से हड्डियों के औजार बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुए? हमें चिरांद है, चुनार है, छोटा नागपुर का पठार है या झूसी है? तो सबसे बड़ी संख्या में अगर बात करें हड्डियों के औजार तथा हथियार की, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद से प्राप्त हुए हैं। चिरांद कहाँ है? बिहार में है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 1962-63 ईस्वी में प्रोफेसर V.K. सिन्हा के नेतृत्व में बिहार के चिरांद नामक ग्रामीण स्थल की खुदाई के बाद नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए। खुदाई के दौरान क्या हुआ? भारी मात्रा में हिरण के सींगों द्वारा निर्मित हथियार और औजार प्राप्त हुए। तो कहाँ से प्राप्त हुए? चिरांद से। चिरांद कहाँ है? बिहार में। अगला प्रश्न है, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान नहीं था? तो प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को किस विषय का ज्ञान नहीं था? चित्रांकन का या कृषि कार्य का या शिकार का या पशुपालन का? किस विषय का ज्ञान था इन्हें? किस विषय का ज्ञान था? चित्रांकन का था, कृषि कार्य का था या शिकार का या पशुपालन का था? तो किसका ज्ञान था इन्हें? इन्हें शिकार का ज्ञान था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, इन्हें शिकार का ज्ञान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता है? राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता है। उतनूर, पालवाय या कुपलंग या बुर्जहोम?
तो हम सभी जानते हैं कि नवपाषाणकालीन जो पूरा स्थल है जो राख के टीलों के लिए नहीं जाना जाता है वह कौन है? बुर्जहोम है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, बुर्जहोम। अगला प्रश्न है, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से प्राप्त होता है? तो पालतू भैंस का जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदाड़ो से, धौलावीरा से, मेहरगढ़ से या राखीगढ़ी से। तो हम सभी जानते हैं कि जो पालतू पशु का जो पहली बार साक्ष्य प्राप्त होता है वो कहाँ से? मेहरगढ़। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण युग के लोग पूर्व पाषाण युग के लोगों का मुख्य उद्यम क्या था? मुख्य उद्यम क्या था इनका? शिकार करना था, पशुपालन करना था, कृषि करना था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि पूर्व पाषाण युग के जो लोग थे उनका उद्यम क्या था? शिकार करना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? मध्य पाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता लघु पाषाणोपकरण का प्रयोग करना या घरों का प्रयोग, कपड़ों का प्रयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मध्य पाषाण काल के लोगों की जो मुख्य विशेषता थी वह थी लघु पाषाणोपकरण का प्रयोग करना, लघु पाषाणोपकरण का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? सत्य है, सत्य हो सकता है, या असत्य है, या असत्य भी हो सकता है। तो मिट्टी के जो बर्तन बनाने का जो बर्तन बनाया जाता था वो कहाँ? नवपाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, यह सत्य है। अगला प्रश्न है, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? चावल का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से? मदहदा से, कोल्डी हवा से, सराय नाहर से या भीमबेटका से। आप सभी जानते हैं कि चावल का जो प्राचीनतम उल्लेख हमें मिलता है वह कहाँ से? कोल्डी हवा से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, कोल्डी हवा से। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? कृषि के प्राचीनतम उल्लेख प्राचीन भारत में कहाँ से मिलते हैं? बोरी से, मेहरगढ़ से, इनाम गांव से या गिलुंद से। तो हम सभी जानते हैं कि जो कृषि के प्राचीनतम उल्लेख है वो कहाँ से मिलते हैं? हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, मेहरगढ़। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। यह वर्तमान कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ पर नवपाषाणिक प्राचीनतम बस्ती एवं कच्चों घरों के साथ साथ गेहूं के 3 एवं जौ के 2 किस्मों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। गेहूं के कितने? 3 और जौ के 2 किस्म के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। कब हुई थी जानकारी? निम्न पाषाण काल में, उच्च पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या नवपाषाण काल में। हम सभी जानते हैं कि आग की जानकारी हमें नवपाषाण काल में हुई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, नवपाषाण काल। अगला प्रश्न है, हैंडेक्स, क्लेवर्स आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? हैंडेक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? निम्न पुरापाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, निम्न पुरापाषाण काल के या नवपाषाण काल के। तो हम सभी जानते हैं कि जो हैंडेक्स है, क्लेवर है, यह निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, निम्न पुरापाषाण काल। कुल्हाड़ी या हस्तकुठार, बिदारणी और गड़ासा आदि उपकरण निम्न पुरापाषाण कालीन परंपरा के परिचायक है। कौन? कुल्हाड़ी, हस्तकुठार, बिदारणी, बिदारणी को ही क्लेवर कहते हैं, और गड़ासा ये कहाँ से है? निम्न पुरापाषाण कालीन परंपरा के परिचायक है। निम्न पुरापाषाण युग के अधिसंख्य स्थल कहाँ पर है? सिंधु नदी की सहायक जो सोहन नदी की घाटी में मिलते हैं। कहाँ पर? सोहन नदी की घाटी में मिलते हैं हमें। अगला प्रश्न है, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में किस परंपरा के परिचायक लक्षण है? ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक हैं? तो उच्च पुरापाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के, मध्य पूर्व पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो हम सभी जानते हैं कि ब्लेड ब्यूरिन किस परंपरा के परिचायक हैं? तो उच्च पूर्व पाषाण काल के हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। आभूषणों से युक्त कहाँ पर? भीमबेटका से, बागौर से, मदहदा से या सराय नाहर से। तो आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक जो मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? महदहा से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है,
दाह से। अगला प्रश्न है, खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित है। खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था संबंधित कहाँ से? मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, या मध्य पाषाण काल, या नव पाषाण काल। तो हम सभी जानते हैं कि यह कहाँ से संबंधित है? नव पाषाण काल से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, नव पाषाण काल से। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं। इस काल का मानव खाद्य उत्पादक बना। वह कृषि कर्म जानता था और पशुओं को भी पालता था। इस काल में मानव खानाबदोश नहीं था, वह अस्थायी निवास बनाता था। वह अस्थायी निवास बनाता था। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो गंगा घाटी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से? सोहगौरा से, लहुरा देव से, या इमलीडीह से, या झूसी से। तो आप सभी जानते हैं कि जो गंगा घाटी की बात हो रही है तो कहाँ से? लहुरा देव से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, लहुरा देव से। गंगा घाटी में धान उत्पादन का जो प्राचीनतम प्रमाण मिला है कहाँ से? लहुरा देव नामक स्थान से। यह कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। कहाँ पर? संत कबीर नगर जिले से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश में। यह 9000 से 8000 ईसा पूर्व उत्खनन में धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ? लहुरा देव, जो कि कहाँ पर है? संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहास के अध्ययन का विषय है। प्रागैतिहास के विषय का अध्ययन क्या है? निरक्षर समाजों का इतिहास, साक्षर समाजों का, या सभ्य समाजों का, या नगरीय समाजों का इतिहास। तो प्रागैतिहास की बात हो रही है तो यहाँ पर निरक्षर समाजों का इतिहास था। इसका निरक्षर समाजों का मतलब है कि यहाँ पर लिपि नहीं थी। यहाँ पर लिपि नहीं थी। तो प्रागैतिहास से आशय उस काल से है जब मनुष्य लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं कर पाया था। लिपि और लेखन कला का विकास नहीं कर पाया था। प्रागैतिहासिक काल की सीमा में सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आती हैं। आगे चलकर सिंधु सभ्यता से किलाक्षर लिपि का प्रमाण मिलता है। वस्तुतः यह भी क्या है? अपठनीय है। जो किलाक्षर लिपि जो सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती है वह अपठनीय है। अगला प्रश्न है, हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज किसने की है? एस.डी. संगालिया ने की है, ए.के. सुनकिया ने, या बीबी लाल द्वारा, या जी.आर. शर्मा के द्वारा। तो हम सभी जानते हैं कि जो हथनौरा है इसका जो खोज किया था किसने? सुनकिया ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, ए.के. सुनकिया द्वारा हथनौरा के पूर्व पाषाणिक जीवाश्मों की खोज की गई थी। हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज ए.के. सुनकिया, जिन्हें हम अरुण कुमार सुनकिया के नाम से जानते हैं, के द्वारा की गई थी। यह स्थल नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर नर्मदा घाटी के होशंगाबाद जिले में स्थित है। 5 दिसंबर 1982 में खुदाई के अनंतर मानव की एक खोपड़ी का जीवाश्म मिला, जिसे क्या कहते हैं हम? होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा गया इसे। और यह प्राप्त जीवाश्म मानव अवशेष का सर्वप्राचीन नमूना है। अगला प्रश्न है, फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है? कश्मीर, गंगा घाटी, विंध्य क्षेत्र, या दक्षिण भारत। तो फसल काटने का आयताकार जो पाषाण उपकरण है जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कश्मीर से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, कश्मीर से। अगला प्रश्न है, समाधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुरजहोम में मिले हैं, मेहरगढ़ में मिले हैं, गुफकराल में मिले हैं, या चिरांद में। तो हम सभी जानते हैं कि मानव के अवशेष के साथ कुत्ते या बकरे जैसे जो पालतू पशु हैं उन्हें दफनाने का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? तो बुरजहोम से मिला है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, बुरजहोम से। इस पुरास्थल की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। किसने की? डी टेरा एवं पीटरसन ने की है। अगला प्रश्न है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? अगर लंबवत पुरातात्विक उत्खनन हो, लंबवत अगर पुरातात्विक उत्खनन हो तो किसी संस्कृति के किस पक्ष का ज्ञान हमें होता है? संस्कृति के विस्तार क्षेत्र का, संस्कृति के आकार का, संस्कृति के स्वरूप का, या संस्कृति के काल मापन का। हम सभी जानते हैं कि जब हम लंबवत उत्खनन करेंगे तो हमें संस्कृति के काल मापन का हमें
ज्ञान होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। संस्कृति के विस्तार के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें क्या करना होगा, क्षैतिज करना होगा। अगला प्रश्न है, पुरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? पुरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? हस्त कुठार था, सल के बने फलक थे, हड्डी के औजार थे, या इनमें से कोई नहीं था? तो हम सभी जानते हैं कि पुरा पाषाण युग का जो औजार था वह हस्त कुठार था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, हस्त कुठार। पुरा पाषाण युग के प्रमुख औजार कौन थे? हैंड एक्स थे, क्लीवर्स थे और स्क्रैपर थे। इस संस्कृति का प्रमुख उपकरण क्या है? हस्त कुठार है, जिसे हम हैंड एक्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसे 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास पल्लवरम से क्या किया था? प्राप्त किया था। पल्लवरम से इसे रॉबर्ट ब्रूसफुट ने प्राप्त किया। पल्लवरम कहाँ है? तो मद्रास में है। इसके पश्चात अतिरपक्कम से पुरा पाषाण उपकरण खोजे गए। समग्र रूप से इन क्षेत्रों के उपकरणों को मद्रासी संस्कृति से संबंध किया जाता है। किससे किया जाता है? मद्रासी संस्कृति से। अगला प्रश्न है, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है निम्न पुरा पाषाण काल युग को, या उच्च पुरा पाषाण युग को, या नव पाषाण युग को, या मध्य पाषाण युग को? तो परिष्कृत औजारों का जो युग माना जाता है किसे माना जाता है? उच्च पुरा पाषाण युग को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, उच्च पुरा पाषाण युग। तो आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।